कोलाइडल स्टेट। पिछले वीडियोज में भी हमने कोलाइडल स्टेट के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर क्या अंतर होता है। हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन भी देखा था, अलग अलग बेस के ऊपर इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रकृति में भी काफ़ी पाए जाते हैं। ये भी हमने देखे थे दूसरे से क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे अपना ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनमें जब इम्प्योरिटी आ जाती है, अधिक मात्रा में इम्प्योरिटी आने से ये प्रेसिपिटेट के रूप में भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। इसलिए इस इम्प्योरिटी को दूर करना बहुत आवश्यक होता है। अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, तो उनको हम अलग किस तरीके से कर सकते हैं आज हम देखते हैं। इनका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। एक तरीका डायलिसिस है, जिसको अपोहन कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस। ये जो डायलिसिस है इसका नाम सबसे पहले ग्राहम के द्वारा दिया हुआ है। और इस डायलिसिस की प्रक्रिया के अंदर हम जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम एक बैग जिसके अंदर लेते हैं। वो बैग जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एनिमल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर हम इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम पानी के अंदर लटका देते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है इस डायलिसिस का वो ये होता है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये तो बड़े होते हैं, तो ये उस मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटी साइज़ के होने की वजह से ये इम्प्योरिटी जो है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो देखिए, दिस मेथड जो डायलिसिस है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स are retained by animal membrane or parchment paper while electrolytes pass through them। तो देखिए, ये जो डायलिसिस की प्रक्रिया उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक बैग है और इसके अंदर इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये कोलाइडल सॉल्यूशन भरे हुए हैं। इसमें भरे हुए बैग से ये कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज है उसके पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के अंदर से, जिसके जो पोर्स हैं उनके अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो ये जो बैग है इसको इस तरीके से एक वेसल जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है उसके अंदर इसको लटका देते हैं। ये जो वाटर है इसको हम लगातार चेंज करते रहते हैं। इसको फ्रेश वाटर इसके अंदर लाते रहते हैं जिससे ये जो पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल सके जल्दी से। और इसके लिए देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और इधर से ये जो यहाँ का ये सोल्यूशन है ये बाहर निकालते रहते हैं इसको। तो इस तरीके से ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें ये इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज के अंदर है वो बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, कई घंटे लग सकते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। तो इसको फास्ट करने के लिए हम इसको अधिक टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसका टेम्परेचर अगर 65 से 90 डिग्री तक कर दें तो ये लगभग इसका जो टाइम है वो ये बच जाएगा और मतलब 1/3 के करीबन इसमें टाइम लगेगा। इसकी जो रेट है वो 3 टाइम्स लगभग हो जाएगी। ये जो प्रक्रिया है ये हॉट डायलिसिस कहलाती है। अब एक और तरीका है जिससे ये जो प्रक्रिया है डायलिसिस की इसको हम तेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस की प्रक्रिया में हम डायलिसिस को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एनोड और कैथोड दो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसके बीच के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन
रख देते हैं। और इस प्रक्रिया में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ जैसे इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो आयंस हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर तेजी से गमन करते हैं और वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जल्दी से इनसे इम्प्योरिटीज इनसे दूर हो जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन बाहर निकल जाती है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इसको हम इस तरह से डायग्राम से दर्शा सकते हैं। ये जो ये बीच के अंदर ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो इम्प्योर है वो भरा हुआ है और ये यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे है और इधर वाटर है। यहाँ ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके अंदर भी हम वाटर को उसी तरह से चेंज करते रहते हैं। यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है और इधर से जो ये इम्प्योरिटीज आ जाती है वाटर के अंदर वो हम बाहर इस साइड से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोड डायलिसिस कहते हैं और ये तेज गति से हम ये मतलब ये हो जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन का दूसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर इसमें हम विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर प्रयुक्त करते हैं जिनकी पोर्स की साइज छोटी होती है। ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं उनके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो कोलाइडल कण हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर साइज वाले पोर्स के फिल्टर पेपर्स होते हैं उनके अंदर ये पास नहीं हो पाते। So, this method is used for not only for purification of colloidal solutions, but also for concentrating the colloidal solutions. तो इसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल हो गया है colloidal particles pass through the ordinary filter paper, but if the pores of filter paper are made smaller, the colloidal particles may be retained on the filter paper. This process is known as ultrafiltration. Colloidal particles जब अलग हो जाएंगे तो उनको हम फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उनको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाना पड़ेगा। इस तरह से हम दोबारा से ये कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्सन मीडियम में बना के प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोलाइडल जो सॉल्यूशंस हैं उनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडी विलियन के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा चार्ज होते हैं, उनके ऊपर हमेशा आवेश होता है, लेकिन ये जो चार्ज होता है ये एक समान होता है। सारे कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक समान होता है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जिसके कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करें और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी ऑपोजिटली चार्ज होंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स बना के वापस में या तो पैंदे में चमक जाए नीचे मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे भारी होने की वजह से। तो इस तरीके से इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इनको स्टेबलाइज करने में योगदान करता है। तो ये जो चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसके क्या रीजन होते हैं वो हम देखेंगे। पॉसिबल रीजन्स ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो जिनके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जिनके एग्जांपल्स देखिए जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, हीमोग्लोबिन और बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जांपल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के एग्जांपल्स देखिए, सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एसेट्रा। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन, एसिडिक डाइज
for example, Congo red, proteins in basic medium, ये नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है ये क्यों आ जाता है, इसके पॉसिबल रीजंस। तो एक रीजन है चार्ज बीइंग फ्रिक्शनल, मतलब कि घर्षण के कारण चार्ज आ सकता है। चार्ज रिजल्ट बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एक कारण घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। ब्रिडिक आर्क मेथड से जब हम मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हम इसे जो सिल्वर गोल्ड वगैरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ड्यू टू एक्सेप्टिंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ मेटल सोल्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से भी ये चार्ज के ऊपर एक्सिस ऑफ मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट करने से चार्ज आ सकता है। चार्ज ड्यू टू आयंस, कई बार जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कोलाइड्स इट इज assumed that such colloids dissociate into ions and charge is ionic in nature। जब हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब उनको डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इनका। उसके अंदर भी ये, जैसे हम बात करें सोडियम स्टीरिएट, एक ये साबुन है C17H35COO -Na+। तो ये जो इसके अंदर नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन देखिए इसमें C17H35, ये जो कार्बन 17 कार्बन की एक लंबी चेन है इसके अंदर, ये इसमें नेगेटिव, ये तेल के रूप में यहाँ दिखाई हुई है और इस तरह से ये नेगेटिव आयन इस तरह से दिखाया हुआ है। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये भी इस तरह से अरेंज होके एक ग्रुप सा बन जाता है इनका, और जिसको हम मिसल्स कहते हैं। तो मिसल्स ये इसके फॉर्मेशन से इनके ऊपर चार्ज, ये इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, the charge on the colloidal particles is due to preferential adsorption of either positive or negative ions on the surface of colloidal particles। एक एग्जांपल देखिए इसका, जैसे when a dilute solution of AgNO3 is added to excess of Ki solution, negatively AgI solution is formed। But if dilute Ki solution is added to excess of dilute AgNO3, positively charged sol of AgI is obtained। देखिए दोनों के अंदर हम AgI और KI के सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं। प्रेसिपिटेट तो इसमें AgI ही बनेगा, लेकिन हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के अंदर ऐड कर रहे हैं एक्सिस ऑफ KI सॉल्यूशन। तो इसके अंदर नेगेटिवली AgI का प्रेसिपिटेट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस के अंदर I माइनस जो आयंस हैं वो एक्सिस में हैं। हम क्योंकि KI सॉल्यूशन एक्सिस में मिला रहे हैं, इसलिए आयोडाइड आयंस एक्सिस में होने की वजह से वो AgI जो बन रहा है प्रेसिपिटेट के रूप में, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। जबकि दूसरे केस में जब हम AgNO3 को एक्सिस में ले लें और KI सॉल्यूशन के अंदर डालें, सेकंड केस में,
डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KI इज एडेड टू एक्सेस ऑफ AgNO3, तो उस केस में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि हम AgNO3 एक्सिस में ले रहे हैं तो Ag प्लस आयंस AgI का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन के एडजॉर्प्शन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस के एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण से जो पार्टिकल्स बनेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से सेकंड केस के अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा।